Assalamualaikum. So in the previous lecture we discussed about mitosis and we discussed about the derivation of mitosis, that from where the word mitosis actually came. इससे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि असल में माइटोसिस क्या होता है और माइटोसिस का वर्ड आया कहाँ से है। तो हम एक ऐसे ही जनरल व्यू लेंगे कि असल में माइटोसिस का वर्ड कहाँ से आया है। तो माइटोसिस का वर्ड असल में ग्रीक वर्ड माइटोस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है थ्रेड। और कैरियोकाइनेसिस और इक्वेशनल डिवीजन इसके एक ऐसे नाम होते हैं जिनको हम माइटोसिस की जगह यूज़ कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ब्रीफली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों के लिए ही माइटोसिस का वर्ड यूज़ किया है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि एक न्यूक्लियस का अपने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना। ये हमने प्रीवियस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया कि प्रीवियस हमने पहले ये पढ़ा था। अब हम पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि माइटोसिस असल में होता क्या है। तो माइटोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। इन 1880s अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग observed that in a dividing cell the nucleus passes through a series of changes which he called the mitosis. 1880 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने ये देखा कि अगर एक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तो वो कुछ चेंजेस से गुजरता है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। उन तब्दीलियों को उन्होंने माइटोसिस का नाम दिया। और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि असल में कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं, माइटोसिस को। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना। यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इनको ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी डिवीज़न है कि जिसके अंदर एक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और वो न्यूक्लियस जिस तब्दीली के सीढ़ियों से गुजरेगा, जो तब्दीलियाँ उसके अंदर के बाद देखने आएंगी, वो कहलाएंगी कि ये माइटोसिस हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल डिवीज़न की एक ऐसी टाइप है इन विच जिसके अंदर अ सेल डिवाइड्स, एक सेल डिवाइड होता है, टूटता है इनटू टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स के अंदर, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे जितना कि एक पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे। इसको हम कहेंगे कि ये असल में माइटोसिस है। दोबारा से हम एक बार रिवाइज करेंगे कि माइटोसिस क्या होता है कि सेल डिवीज़न है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, किस तरीके से कि उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं जितना कि उसके पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे। मतलब अगर पेरेंट सेल के अंदर 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो जो डॉटर सेल है उसके अंदर भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 40। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल। माइटोसिस असल में यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल असल में होता क्या है जिसके अंदर माइटोसिस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डली हुई है कि यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद लिखा हुआ है कि सेल्स कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, एक ऐसा सेल जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। एंड ऑर्गेनेलिस किसको कहते हैं, जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हो गया गोल्जी अपरेटस, जैसे हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिबोसम्स, ये सब ऑर्गेनेलिस के अंदर आते हैं। विच आर एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, जिसके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसका जो डीएनए है वो जगह जगह फैला हुआ नहीं है बल्कि एक जगह न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। अब इसके आगे लिखा हुआ है कि डीएनए मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के अंदर असल में डीएनए मौजूद होता है। इन सोमैटिक सेल्स द माइटोसिस अकर्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, कि इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे आगे प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, उनके अंदर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। अब हम आगे जाकर ये भी डिस्कस करेंगे कि असल में सोमैटिक सेल होता क्या है। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि माइटोसिस होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो अब हमारे लिए ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है
कि माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। वो उसकी एक जगह है जहाँ पर वो डीएनए मौजूद होगा न्यूक्लियस के अंदर। अब आगे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो अ प्रोसेस विच इज़ सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड द बाइनरी फिजन। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास जो न्यूक्लियस है उनके अंदर डीएनए मटेरियल कंसंट्रेटेड नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि डीएनए मटेरियल स्कैटर्ड होता है पूरे सेल के अंदर। इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल माइटोसिस से सिमिलर प्रोसेस के अंदर जाता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। सिमिलर का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे स्टेप्स एक जैसे होंगे, लेकिन वो 100% बिल्कुल माइटोसिस जैसा नहीं होगा। अब आगे हमने नोट करने के लिए क्वेश्चन लिखा है कि वाई माइटोसिस डज नॉट अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल। कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। अब लिखा हुआ है कि द माइटोसिस डज नॉट अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता बिकॉज द प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस इतना ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस है वो बिल्कुल कवर होगा अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होगा, के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद होता तो है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें डिफाइंड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट नहीं होती। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होता। अब आगे लिखा हुआ है दे लैक द ऑर्गेनेलिस एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। हमने जो सारे ऑर्गेनेलिस वगैरह पढ़े, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, रिबोसोम पढ़ा, वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास मौजूद नहीं होते। इसके बाद हम आएंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इन द सोमैटिक सेल्स द माइटोसिस अकर्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सोमैटिक सेल्स असल में होते क्या है और सोमैटिक सेल्स का जर्म सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सोमैटिक सेल की हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। वो सेल्स जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाएंगे उसको हम कहते हैं कि ये असल में सोमैटिक सेल्स हैं। जैसे अगर हमें ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ के अंदर जो सेल्स यूज़ होंगे वो असल में माइटोसिस करेंगे। और सोमैटिक सेल की दूसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि माइटोसिस अकर्स, कि जो सोमैटिक सेल्स हैं उसके अंदर असल में माइटोसिस होता है। अब हम आ गए दूसरी साइड पर, जिसके अंदर पहले डिफरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि दे गिव राइज टू द गैमेट्स। जर्म सेल्स जो हैं वो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो अलग अलग सेक्सेस को डिफाइन करते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। जो हम पहले सोमैटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर कोई डिफाइन नहीं होता। जैसे अगर हमें ग्रो करना है बॉडी के अंदर तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि वो सेल मेल है या वो सेल फीमेल है, बल्कि ग्रोथ दोनों में एक जैसी होती है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर अलग अलग गैमेट्स चाहिए तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, वो जर्म सेल से प्रोड्यूस होंगे। अब ये गैमेट मेल गैमेट भी हो सकते हैं और ये गैमेट फीमेल गैमेट भी हो सकते हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो ये जो गैमेट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं। दूसरे डिफरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि मियोसिस अकर्स। अगर कहीं पर जर्म सेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होनी है, मतलब उस जैसे और जो है वो जर्म सेल्स बनने हैं, तो उनके अंदर माइटोसिस नहीं होगी बल्कि उनके अंदर मियोसिस होगी। अब हम आ गए पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हेडिंग डली हुई है कि फेजेस ऑफ माइटोसिस। कि माइटोसिस कितने स्टेप्स के अंदर डिवाइड होता है या हम कितने स्टेप्स के अंदर माइटोसिस को डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि द माइटोसिस इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स्ड। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता। इसके स्टेप्स एक के बाद एक होते चले जाते हैं। एंड रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब ये होता है कि हमेशा माइटोसिस नहीं होता रहेगा, बल्कि बॉडी क्या करेगी, माइटोसिस को रेगुलेट करेगी।
देयर आर 2 मेजर स्टेजेस। जो माइटोसिस होते हैं इसके 2 मेजर स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ नोन एज कैरियोकाइनेसिस, कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस की, उसको हम कहेंगे कि ये कैरियोकाइनेसिस है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ गई साइटोकाइनेसिस। तो द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस। अगर एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है उसको हम कहेंगे कि ये साइटोकाइनेसिस है। अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिटेल के अंदर। तो हेडिंग डली हुई है कैरियोकाइनेसिस, उसके अंदर लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस अपने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये कैरियोकाइनेसिस है। लेकिन ये डिवीजन जो है न्यूक्लियस की, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। ये 4 एक के बाद एक स्टेप होते हैं जिसके अंदर आखिर में जाकर एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप आ जाता है प्रोफेज, दूसरा स्टेप आता है मेटाफेज, तीसरा फेज आता है एनाफेज और चौथा फेज आता है टीलोफेज। हमने बोला कि 2 तरीके से माइटोसिस डिवाइड हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है वो फर्दर 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम आ जाएंगे इसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि प्रोफेज एक ऐसा फेज़ होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, क्योंकि पॉइंट्स में याद करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ। तो हम ये जो माइटोसिस के जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे इनको अकॉर्डिंग टू बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेज के अंदर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज़ इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमैटिन। उस वक्त जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न नहीं हो रही है तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद था वो कैसे होता है, वो थ्रेड की सूरत में होता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात ये है कि जिस थ्रेड की सूरत में ये होता है वो पैक नहीं होती बल्कि लूज़ होती है। जैसे आपने कहीं पे धागा रख दिया, उसको लपेटा नहीं दूसरी के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे कि ये लूज़ है। इसी तरह जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है लूज़ थ्रेड की सूरत में और उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब आगे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, के जब प्रोफेज शुरू होता है तो क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो क्रोमैटिन प्रेजेंट था जिसको हम कह रहे थे कि ये लूज थ्रेड होता है, ये अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेता है और उस स्ट्रक्चर को हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम्स। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ईच क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स बाउंड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। हर क्रोमोसोम असल में पेयर के अंदर मौजूद होता है। एक पेयर के बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर। हमने 3 पॉइंट्स के अंदर क्या पढ़ा कि जब प्रोफेज स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो क्रोमैटिन है वो लूज थ्रेड की सूरत में होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि जब प्रोफेज स्टार्ट होने लग जाता है तो ये क्रोमैटिन एक ऑर्डर के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और तीसरा पॉइंट ये है कि हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बनता है जो कि सेंट्रोमेयर में एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है ईच क्रोमोसोम ऑल्सो हैज़ अ काइनेटोकोर एट द सेंट्रोमेयर। जगह पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच थे उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर, और उस सेंट्रोमेयर के पास एक काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होता है। अब हम क्या कहेंगे कि काइनेटोकोर क्या होता है, तो काइनेटोकोर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसको हम कह रहे हैं कि यह असल में प्रोटीन होता है। इट इज़ द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर द स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड, जहाँ पर बाद में आकर जब ये फर्दर आगे जाएगा प्रोसेस माइटोसिस का तो स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच हो जाएंगे। देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के करीब।
कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम। दो सेंट्रियोल्स को अगर हम लोग आपस में मिला दें तो हम उसको सेंट्रोजोम पढ़ेंगे। जैसे हम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जब मिलाते हैं तो उसको क्रोमोजोम पढ़ते हैं, जब हम दो सेंट्रियोल्स को आपस में मिलाएंगे तो उसको सेंट्रोजोम पढ़ेंगे। अब आ गया छठा पॉइंट कि ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। हर एक सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होता है, मतलब अपने जैसे नए सेंट्रियोल बनाता है। एंड थस टू डॉटर सेंट्रोजोम्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से दो डॉटर सेंट्रोजोम बनते हैं। अब आ गया सेवेंथ पॉइंट, बोथ सेंट्रोजोम्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, कि जो दोनों सेंट्रोजोम बन गए अब वो माइग्रेट करेंगे, चले जाएंगे सेंटर से बिल्कुल पोल मतलब सेल के कोने की तरफ चले जाएंगे। आफ्टर रीचिंग द पोल्स द सेंट्रोजोम्स गिव राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब वो कोने के ऊपर पहुंच गए तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे बाय जॉइनिंग द ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स। ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स को मिलाकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि प्रोटीन्स प्रेजेंट थे हमारे साइटोप्लाज्म के पास। अब नाइन्थ पॉइंट ये है कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी हैं इसको असल में हम ये कहते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स असल में कहाँ पर जाकर अटैच होने थे? काइनेटोकोर के अंदर। अब टेंथ पॉइंट ये है कि कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। कि जो कंप्लीट एक सेट होगा किसका? स्पिंडल फाइबर्स का, उसको हम कहेंगे कि ये माइटोटिक स्पिंडल है। अब आ गए 11th पॉइंट के अंदर, बाय दिस टाइम द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप हैव डिग्रेडेड। कि जब इतना काम हो जाता है कि स्पिंडल फाइबर्स बन गए तो उस वक्त क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप है वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब आगे है 12th पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस। कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अब ये कोनों से कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? सेंटर की तरफ। अब हम एक बार कवर करेंगे कि सारा जो हमने पढ़ा था इसके पॉइंट्स। सिर्फ और सिर्फ ये 12 स्टेजेस हैं या ये 12 स्टेप्स हैं जो प्रोफेज के अंदर होंगे। सबसे पहले जो क्रोमैटिन था वो क्रोमोसोम बना लेगा अरेंज कर कर अपने आप को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो कि मिलकर बनते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स से। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होंगे बाय द सेंट्रोमियर, और वो सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर भी होगा। काइनेटोकोर के अंदर आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। इसके बाद क्या होगा? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के पास। ये सेंट्रियोल्स को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जिसके अंदर क्या होता है कि ये सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं और वो बना लेते हैं डॉटर सेंट्रोसोम्स। ये क्या करते हैं कि सेंटर से बिल्कुल कोने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और जब कोने के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ये क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना लेते हैं प्रोटीन से, और उस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूबुलिन। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये पूरा सेट जो होता है वो कहलाता है माइटोटिक स्पिंडल। जब यहाँ तक बात पहुँचती है तो जो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस है वो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। और प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंटर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। अब हमने आगे क्या लिखा हुआ है कि इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स, वैक्यूलेटेड का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सैक्स के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भी फिल हो सकता है और असल में एयर भी फिल हो सकती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये सपोर्ट देंगे प्लांट को। ये वैक्यूल के बारे में हमने पढ़ा। आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर द प्रोफेज। क्योंकि इसके पास खाली जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं है वैक्यूल, या तो कोई फ्लूइड फिल है या फिर एयर। इसके अंदर क्या होता है कि पहले तो न्यूक्लियस को सेंटर की तरफ जाना पड़ता है प्रोफेज के अंदर। क्योंकि इनके सेल के पास क्या होता है? सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो क्या होता है? सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स। तो फिर क्या होता है कि ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स तो मौजूद हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप।
न्यूक्लियर एनवेलप है, एक ऐसा कवर जो कि न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, वो न्यूक्लियर एनवेलप कहलाएगा। उसके पास मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं कि खुद ब खुद एग्रीगेट होकर आपस में जुड़कर मिलकर क्या बना लेते हैं, हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं हैं ऐसे प्लांट सेल के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा वैक्यूलेटेड होंगे। वैक्यूलेटेड के क्या मतलब होता है कि जिसके पास वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। वैक्यूल्स एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर या तो कोई लिक्विड फिल है या फिर कोई एयर फिल है। अब हम इसके बाद आ जाएंगे पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 में प्रोफेज के बाद आने वाले मेटाफेज के बारे में बताया हुआ है। तो मेटाफेज कंसिस्ट करता है 5 स्टेप्स के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा है व्हेन द स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन टू द सफिशिएंट लेंथ, कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि जो स्पिंडल फाइबर्स ग्रो होना शुरू हुए थे सेंट्रोसोम से, वो क्या हुए हैं, एक ऐसी लेंथ के ऊपर पहुंच गए हैं जो काफ़ी है। सम स्पिंडल फाइबर्स आर नोन एज द काइनेटोकोर फाइबर्स। इनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। सब को नहीं, सिर्फ कुछ को। अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये अटैच कर लेंगे काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से। क्यों? क्योंकि काइनेटोकोर बने ही इसलिए थे कि वो जाकर फाइबर्स से अटैच होंगे। 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के साथ एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से फॉर एग्जांपल काइनेटोकोर फाइबर आकर अटैच हो जाएंगे कि वो दोनों तरफ से होल्ड कर लेंगे क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। इक्वेटर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पोर्शन जिसके अंदर से हम सेल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेल के दरमियान में और इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट कहलाता है जब क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे तो। अब आगे 5th पॉइंट है अ नंबर ऑफ ईच अदर फाइबर्स। और इसके अलावा जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स मौजूद थे नॉन काइनेटोकोर, वो जो काइनेटोकोर से अटैच नहीं होंगे, फ्रॉम द अपोजिट सेंट्रोसोम्स, वो क्या कहेंगे, अटैच विद ईच अदर, वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। जिनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे और जिनको नॉन काइनेटोकोर कहेंगे वो कहाँ से अटैच होंगे, वो एक दूसरे से अटैच होंगे। अब इसके बाद आ जाएगा एनाफेज। एनाफेज के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 5। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट्स विद द काइनेटोकोर। अब जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच हो गया ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, इट स्टार्ट्स टू पुल टूवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है जिस पोल से ये आ रहा था। अगर ये राइट साइड से आ रहा है तो ये क्या करेगा कि उस क्रोमोसोम को राइट साइड की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर लेफ़्ट साइड से आ रहा था तो क्या करेगा, लेफ़्ट की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब है नंबर 2nd पॉइंट द पुलिंग फोर्स। ये जो खींचने की एक फोर्स लग रही है डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम के पास पेयर था सिस्टर क्रोमैटिड्स का, उनको डिवाइड करती है, खींच लेती है एंड इज सेपरेट। वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमैटिड, 2 सिस्टर क्रोमैटिड मिलकर क्रोमोसोम बना रहे थे, अब वो क्या करेंगे कि अलग अलग हो जाएंगे। अब नीचे 3rd पॉइंट है दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। ये सिस्टर क्रोमैटिड अब क्या बन जाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और एंड दे आर पुल्ड अपार्ट टूवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम। और क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो खींच रहे थे इनको, तो वो अपने अपने क्रोमोसोम के पास ले जाएंगे किसको, सिस्टर क्रोमैटिड्स को। अब आगे 4th पॉइंट लिखा हुआ है द अदर स्पिंडल फाइबर नॉन काइनेटोकोर ऑल्सो इलोंगेट। वो भी क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं जो नॉन काइनेटोकोर थे।
अब आगे आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द एनाफेज, अब जब एनाफेज ख़त्म होने वाला होगा, सेल हैज़ सक्सीडेड, सेल कामयाब हो गया है इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जो कॉपी हैं क्रोमोसोम की उनको एक दूसरे से अलग करने में, जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो एक दूसरे की कॉपी थे, वो अलग हो गए हैं इनटू अ ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। वो क्या करेंगे, जब पुल हो गए अपने पोल की तरफ तो वो उधर जाकर नए क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप बना लेंगे क्रोमोसोम का, होंगे पुराने वाले ही लेकिन एक नया ग्रुप फॉर्म करेंगे एट दी अपोजिट पोल्स, जिस पोल की तरफ हम उनको खींच रहे हैं उधर। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 में हमें एक स्टेप जो आखिरी रह गया था कैरियोकाइनेसिस का, टीलोफेज, उसके बारे में बताया गया है कि टीलोफेज इज़ दी रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज, कि वो चीज़ें जो प्रोफेज के अंदर हो रही थी वो बिल्कुल उलट किसके अंदर होंगी, टीलोफेज के अंदर। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स, एक नया एनवेलप बन जाता है अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे पहले किसके अंदर, एनाफेज के अंदर, उनके इर्द गिर्द एक नया एनवेलप बन जाएगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड पॉइंट है, बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो नए क्रोमोसोम बन गए थे अब इनको एक नए न्यूक्लियर एनवेलप ने क्या किया है, सराउंड कर लिया है, और ये दोबारा अनफोल्ड हो जाएंगे कि पहले एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट कर इन्होंने क्रोमोसोम बनाया था, अब ये दोबारा लूज थ्रेड के अंदर अरेंज हो जाएंगे और उसको हम कहेंगे कि क्रोमेटिन। इसके बाद लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर डिवीजन इज़ कम्प्लीटेड, अब जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब दूसरा स्टेप आएगा हमारे पास साइटोकाइनेसिस, कि साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, कि जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको हम कहेंगे कि ये साइटोकाइनेसिस है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। एनिमल सेल के अंदर अगर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्लीवेज है। अ क्लीवेज फ्यूरो डेवलप्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज्ड टू बी, जहाँ पर क्रोमोसोम बिल्कुल सेल के बीच में अरेंज थे, यहाँ पर एक क्लीवेज फ्यूरो डेवलप हो जाएगा। द फ्यूरो डीपेंस, ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, एंड इवेंचुअली पिंचेस द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, और ये आखिर में क्या करता है कि एक पेरेंट सेल को डिवाइड कर देता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है 2 सेल्स के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ एनिमल सेल्स के अंदर, जहाँ पर मेटाफेज था बिल्कुल सेल के बीच में, एक बनेगा क्लीवेज फ्यूरो, ये क्या होगा, वक्त के साथ साथ डीप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आखिरकार ये क्या करेगा कि उस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस तरीके से वो सेल डिवीजन जो कि शुरू हुई थी कैरियोकाइनेसिस के अंदर, अब एनिमल सेल के अंदर आकर वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे आ जाता है 5th पॉइंट कि इन द प्लांट सेल्स द वेसिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। वेसिकल्स बनती हैं गोल्जी अपरेटस से, असल में वेसिकल्स बनती हैं, वेसिकल्स का काम असल में ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स को बनाता है जो कि मूव कर जाती हैं इन द मिडल ऑफ द सेल, मिडल के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क, और ये क्या बनाती हैं, एक डिस्क बना लेती हैं कॉल्ड द सेल प्लेट। इसको हम कहते हैं ये सेल प्लेट है या फिर फ्रेगमोप्लास्ट है, या तो ये सेल प्लेट है या फिर क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट। अब द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड, ये क्या कह रहे हैं, ये प्लेट बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा वेसिकल्स आकर इससे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब नंबर 7th पॉइंट, फाइनली द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन थी सेल प्लेट की, ये सेल प्लेट कौन सी, जो वेसिकल्स से बनी है, ये फ्यूज़ हो जाती है, जाकर मिल जाती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से, जो कि पूरे एक सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
वो किसके साथ मिल गई, एक वेसिकल से बनी हुई सेल प्लेट के साथ जाकर मिल गई। एंड इट कॉन्टेंट्स ज्वाइन द पेरेंटल सेल वॉल, और वो कॉन्टेंट्स जो कि एक सेल प्लेट के अंदर मौजूद थे वो किसके साथ जाकर शामिल हो जाते हैं, पेरेंट की सेल मेम्ब्रेन के साथ, और आखिरकार ये हिस्सा बन जाते हैं सेल वॉल का। द रिजल्ट इज़ 2 डॉटर सेल्स। जब ये जाकर बिल्कुल अटैच हो जाएंगी, एक एंड पॉइंट है सेल वॉल के बाहर तो कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा प्लांट सेल के अंदर, ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और अब जो नया सेल बना है वो हर सेल अपने अंदर क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखेगा बाहर और सेल वॉल रखेगा। तो ये एक प्रोसेस था जो कि क्या हो रहा है, एनिमल सेल्स के अंदर अलग हो रहा है और प्लांट सेल्स के अंदर अलग हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के दरमियान क्या होगा, सिमिलर होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइनेसिस के अंदर आ रहा है। और इस तरीके से जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कि ये एक ऐसा प्रोसेस था कि जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है अपने डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसने क्या किया, 2 न्यूक्लियाई बनाए, कैसे, कैरियोकाइनेसिस की वजह से। और इसके बाद क्या हुआ, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा। और इन द लास्ट क्या होगा कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा अपने डॉटर सेल्स के अंदर। और माइटोसिस की जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल।